Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का अनदर टॉपिक जो है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी। रिफ्लेक्शन जो है किसी सरफेस के ऊपर होती है जिसका एक साइड जो है टोटली सील्ड हो। ओके, अब रिफ्रैक्शन कब होगी? रिफ्रैक्शन तब होगी जब आपके पास दो सरफेस अवेलेबल हैं और एक सरफेस में जो भी लाइट है वो स्ट्राइक करेगी और दूसरे सरफेस के अंदर एंटर करती है। यानी आपके पास यहाँ पे दो मीडियम होंगे तो तब आपके पास जो रिफ्रैक्शन है वो वर्क करती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे सेकंड चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमने आज वहाँ पे यूनिट 2 को भी अपलोड किया है, तो आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। स्टेट एंड एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये बेसिक से टॉपिक हैं, ये इसीलिए करवा रहा हूँ मैं क्योंकि जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे तो जितनी भी टर्म्स होंगे, जो भी फॉर्मूले होंगे वो यहीं से आपके पास आएंगे। इसकी जो डेफिनेशन है आपके पास वो है द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तब आपके पास रिफ्रैक्शन होती है। यहाँ पर आपके पास गिवन है कि द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन, यानी जब डायरेक्शन चेंज हो रही है लाइट की, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होगी और जो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तब आपके पास रिफ्रैक्शन जो है वो होगी। यहाँ पर आपके पास जो डायग्राम्स बनी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे इंसिडेंट रे है और आपके पास यहाँ पे नॉर्मल है, नीचे आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, अब मेन जो भी एंगल हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है से ग्लास, यानी नीचे आपके पास ग्लास है, ऊपर आपके पास एयर है। ओके, अब ऊपर एयर है, जब एयर से लाइट आई और ग्लास के अंदर एंटर की तो जो ग्लास के अंदर लाइट थी वो बेंड हो गई थोड़ी सी, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। ओके, और जब आपके पास इसका अपोजिट है कि जब लाइट डेंसर से यानी ग्लास से एयर के अंदर एंटर हुई तो जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट हुई कौन सी तरफ? अपोजिट टू द नॉर्मल। यानी आपके पास जो एंगल आर होगा इन केस ऑफ डेंसर टू रेयर तो एंगल आर ज़्यादा होगा इन केस ऑफ एंगल आई, एंड इन केस ऑफ रेयर टू डेंसर तब आपके पास एंगल आई जो है ज़्यादा होगा एंगल ऑफ आर। एंगल कहाँ से लेते हैं हम? नॉर्मल से। तो यहाँ पर आपको इशारे में यही बताया गया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे यही पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ जो आपके पास रिफ्रैक्शन होगी इंसिडेंट रे वो किस तरफ को आएगी, कौन सा एंगल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। अब इसका रीज़न ये है कि लाइट की स्पीड चेंज करती है। मान लीजिए ये आपके पास ग्लास है नीचे सारा का सारा, जब एयर से लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो एयर में मॉलिक्यूल काफ़ी कम है तो लाइट की स्पीड आपको पता है ज़्यादा होती है, मगर जब वो ग्लास के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। यानी वो इस स्पीड से आ रही था, जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप किसी स्टोन को थ्रेड के साथ बांध के, चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे आपके पास कोई स्टोन है, ओके, थ्रेड के साथ बांधा हुआ है, जब आप इसको पूरे पावर से घुमाएंगे तो वो एकदम उसी पाथ में मूव करेगा, मगर जब आप उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स कम कर देंगे तो क्या होगा? वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और अपने पाथ के ऊपर सही तरीके से नहीं चलेगा। वही आपके पास यहाँ पे है, जब यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है तो लाइट अपने उसी पाथ में आ रही है, मगर जब उसमें रुकावट आ गई तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई, तो उसने अपनी डायरेक्शन जो है थोड़ी सी चेंज कर ली। तो यही जो यहाँ पे है सारा का सारा रीज़न बताया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास ये वही टर्म है जो मैंने आपको पीछे बताई थी, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन आई इज ग्रेटर देन आर। ये वही है जब रेयर से डेंसर के अंदर गई।
क्योंकि ये आपके पास नॉर्मल था। जब यहाँ से आपके पास लाइट जाएगी तो जो आपके पास डिफ्लेक्शन होगी इन डेंसर मीडियम वो कैसी होगी, टुवार्ड्स था, वो आपके पास थोड़ी सी इस तरफ को बेंड हो जाएगी। ये आपके पास ओरिजिनल रे थी तो ये रे जो आएगी आपके पास थोड़ी इनसाइड को आएगी, तो एंगल आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। बट इन केस ऑफ जब ये केस अपोजिट हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास डेंसर मीडियम मान लीजिए ये आपके पास एयर है, जब यहाँ से लाइट स्ट्राइक करेगी नॉर्मल के ऊपर तो ये अपोजिट साइड बेंड होगी, तो ये एंगल आई था, ये एंगल आर है। ऑब्वियसली बात है कि एंगल आर जो है वो ज़्यादा होगा। फॉर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डज नॉट अकर, देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन, और जब नॉर्मल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो उसी डायरेक्शन के ऊपर जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो एब्सोल्यूट, अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। सबसे पहले आते हैं एब्सोल्यूट refractive index of a medium can be defined as the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of a medium। ये आपके पास यहाँ पे आ गया कि जो भी n यानी रिप्रेजेंट किया गया है, n आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड इन मीडियम। ओके, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कि कितनी होती है, सिंस C is always C is greater than V, therefore absolute refractive index of a medium is greater than 1। कि अगर C की वैल्यू ज़्यादा होगी यानी जो एयर में स्पीड है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मीडियम, तो आपके पास इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम हैज़ नो डायमेंशन, इट इज़ अ नंबर, और इसके कोई भी डायमेंशन आपके पास नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ मीडियम 1 हैज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड मीडियम n2 हैज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके पास यहाँ पे मीडियम 1 है जिसके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू मीडियम 1 इज गिवन हैज़। तो जब इन दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ओके, ये टर्म हमारे पास आई, और जब इसकी वैल्यू को हम वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू v1 अपॉन v2, यानी जो भी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा इन मीडियम उसकी ये रेशियो होगी। तो यहाँ पर ऑप्टिकल रेयर मीडियम दिया गया है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम दिया गया है, तो यही आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। अ मीडियम हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या हो गया आपके पास, जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा हो। वाइल अ मीडियम हैविंग लोअर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयर मीडियम, और जिसकी जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो कम होगी, उसे कहते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है स्पीड ऑफ लाइट इज रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो वो तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे दिया गया है इन वैक्यूम फॉर येलो लाइट, कि येलो लाइट के लिए जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यूज़ कैसी होगी। एयर के लिए आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी है, कार्बन डाई सल्फाइड की। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको ये बुक के ऊपर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। मास डेंसिटी तो हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो ये दोनों की दोनों टर्म जो हैं डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पीन ऑयल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, वेयर मास डेंसिटी ऑफ टर्पीन इज लेस देन द वाटर। तो ये दोनों की दोनों डिफरेंट टर्म है। रिमेंबर दैट ऑप्टिकल डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यानी जो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है जिसे O से रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास मीडियम के रिफ्लेक्टिव
इंडेक्स से। ओके, नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन इज आल्सो गवर्न बाई अनदर रूल विच से दैट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन frequency and phase of light do not change while wave length and velocity of light changes। तो यहाँ पे एक और टर्म आपके पास बन गई कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन जो है आपके पास ना ही उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है ना ही उसका फेस चेंज होता है। ओके, जो फेस और फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहेगी मगर जो उसकी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी जो है वो उसकी चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इंस्टेड ऑफ एन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से एंड इंस्टेड ऑफ एन से इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो ये बेसिक सी टर्म है सारी की सारी, काफ़ी टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज। तो यहाँ पे दो लॉज है हमारे पास, यहाँ पे आज हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और सेकंड भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, तो दोनों लॉज को हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आता है द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ है आपके पास द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टिव रे एंड द नॉर्मल ऑफ द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन, दे ऑल आर कोप्लेनर। यानी जो भी आपके पास इंसिडेंट रे होगी, जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा आपके पास, वो सारे के सारे इंटरफेस जो हैं लाइज इन द सेम प्लेन, यानी ये सारे के सारे जो हैं आपके एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इनका प्लेन जो है चेंज नहीं होगा। अगर एक्स प्लेन में है तो ये एक्स प्लेन में ही रहेंगे। तो आपके पास जो साइन आई और साइन आर है उनकी वैल्यू आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। एंड सेकेंड लॉ आपके पास आता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, कि जो आपके पास रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा आपके पास उसको आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड लॉ हमें बताता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडियम। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ। तो इसे स्नेल लॉ भी कहा जाता है और ये आपको बताता है कि जो रेशियो होगी इंसिडेंट एंगल की एंड रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन एंगल की इज कांस्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडियम। तो ये किसी दो मीडियम के ऊपर जो है आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट होगी। तो फर्स्ट लॉ तो है आपके पास ये आ गया, दिस लॉ इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम N1 देयर इज नोन एज। ये तो आपके पास फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आ गई और यहाँ पे सेकंड में आपके पास स्नेल लॉ यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आ गई। तो यहाँ से आपके पास काफ़ी टाइम क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा या आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ओके, अब n क्या है हमारे पास, n है आपके पास मीडियम, कि कौन सा आपके पास मीडियम है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको गिवन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N1 इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जो आपके पास n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपके पास दोनों मीडियम का है। हमने पीछे अभी एक फॉर्मूला किया था अगर आपको याद हो यहाँ पे, तो यही जो है यहाँ पर आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू यही फॉर्मूला वहाँ पे भी ड्राइव हुआ है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट हुआ है। एंड यहाँ पे नीचे आपके पास एक न्यू टर्म है W स्नेल वाज अ डच प्रोफेसर, ही एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्नेल नहीं है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन लॉज को वेरीफाई किया है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।